दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि सवाल यह है कि कौन जीता। सबसे पहले तो कॉमन सेंस जीती, जिसे व्हाइट हाउस अनदेखा कर रहा था। हालांकि ट्रंप का ईरान के 10 पॉइंट एजेंडे पर चर्चा के लिए सहमत होना ईरान की सफलता का प्रतीक है। ये ऐसी शर्तें हैं जिन पर वॉशिंगटन तैयार नहीं होगा। ऐसा करना उनके लिए बहुत अपमानजनक होगा। इन शर्तों को मानने का मतलब है ईरान की असल जीत। तो आगे क्या? और ज्यादा मिलिट्री एक्शन? शायद कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं झेल सकते। उन्हें संसद का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी रूस भी अमेरिका का मजाक बना रहा है और बता रहा है कि भाई अगर ये दोबारा युद्ध शुरू करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी जीत तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, समंदर में एक फ्री रास्ता था, उस पर अब ईरान का कंट्रोल हो गया। 2 हफ्ते के सीजफायर प्लान के मुताबिक ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि इसके लिए ईरान की मिलिट्री से कोऑर्डिनेट करना होगा। जहाज निकलने के बदले ईरान पैसा लेगा, कुछ पैसा ओमान को भी जाएगा। ईरान कह रहा है कि वो ये पैसा ईरान के पुनर्निर्माण में लगाएगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज एक नेचुरल कॉरिडोर है जिसे ईरान बहुत समझदारी से मैनेज करता है। ईरान अब हर शिप से $2 मिलियन चार्ज करेगा। हर साल करीब 32,000 शिप निकलते हैं। इस तरह ईरान को $64 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ की सालाना कमाई होगी। यह रकम ट्रंप को युद्ध में हुए कुल नुकसान का करीब 1.5 गुना है। यानी ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल भी कर लिया, हॉर्मुज के जरिए अपना नुकसान भी पूरा कर लेगा। तो ईरान नहीं जीता तो कौन जीता बॉस? जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री में जहाज निकल जा रहे थे, वहां से अब ईरान जो है वो चुंगी वसूल रहा है। करा पैसा दो तब जाने देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान का काम आसान कर दिया और बढ़िया कर दिया, उसकी कमाई का रास्ता खोल दिया। क्या ही देश, क्या ही नेता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूप में ईरान के हाथ अलादीन का चिराग लग गया भाई, जिससे वो बेहिसाब कमाई कर लेगा। एक तरफ अमेरिका है जो 40 दिन के युद्ध में अपना नुकसान करवा बैठा है, उसे कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ईरान है जो बर्बाद होने के बाद भी जमकर कमाई करेगा। आप देखिए अमेरिका का जो खर्च हुआ है, 40 दिन ये युद्ध चला और 40 दिन में जो खर्च हुआ अमेरिका का, यूएस का खर्च हुआ है 3,70,000 करोड़ रुपए बॉस। 3,70,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 4 लाख करोड़ अमेरिका ने डुबा दिए। और ईरान का फायदा, यह हॉर्मुज से ईरान का फायदा होगा 6 लाख करोड़ सीआर सालाना बॉस। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ही ईरान के लिए कर दिया। अपने 4 लाख करोड़ रुपए डुबाकर ईरान के लिए हर साल 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का रास्ता खोल दिया। इसीलिए ना रूस कह रहा है कि कॉमन सेंस भी नहीं है व्हाइट हाउस के पास। आप यह भी देखिए कि हॉर्मुज से टोल वसूलने के लिए ईरान क्या तैयारी कर रहा है। सीजफायर की शर्तों पर हॉर्मुज पर ईरान की कंट्रोल भी शामिल है और यहां से गुजरने वाले हर शिप से ईरान टोल लेगा। और टोल लेने के लिए ईरान ने क्या कंडीशन रखी है? हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकर से ईरान $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलेगा। ईरान शिपिंग कंपनियों से टोल की रकम का भुगतान क्रिप्टो करेंसी मिलेगा। खाली टैंकर बिना कोई टोल दिए हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में टोल का भुगतान इसलिए तय किया है जिससे उसे ट्रैक न किया जा सके और जब्त करने का खतरा भी नहीं होगा। ईरान से युद्ध में ट्रंप ने ऐसी ऐसी गलतियां की हैं बॉस, जिसकी कीमत उनके साथ साथ पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। और इन गलतियों के चक्कर में ट्रंप को 5 बड़ी हार झेलनी पड़ी। पहली हार, युद्ध का मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन था, जो पूरी तरह फेल हो गया। उल्टे ईरान अब ज्यादा मजबूत हो गया। जो सरकार पहले आंतरिक दबाव में थी, उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, लोगों का सपोर्ट बढ़ गया। दूसरी हार अमेरिका की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो युद्ध से पहले खुला हुआ था, उसे बंद करवा दिया। जो रास्ता युद्ध से पहले फ्री था, उस पर टोल लगवा दिया। तीसरी हार अमेरिका की, युद्ध का मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना था। युद्ध की शर्तों में यह शामिल था कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यह काम भी ट्रंप कर पाएंगे या नहीं, यह अभी क्लियर नहीं है। इसके अलावा अमेरिका ना ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह रोक पाया, ना ही उसकी मिलिट्री की ताकत को। अमेरिका की चौथी हार यह है कि ईरान से युद्ध के चक्कर में अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को नुकसान हो गया। नेटो अलग कमजोर हो गया। अमेरिका का साथ देने कोई नहीं आया। अमेरिका को भी हराया जा सकता है, यह मैसेज पूरी दुनिया में चला। पांचवी हार, इस युद्ध से ट्रंप ने अपनी बची खुची विश्वसनीयता भी खो दी। आज की डेट में ट्रंप की बातों का कोई ढेले भर का भरोसा नहीं करता।
5-5 हार अपने सीने पर लेकर घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका के सुपर पावर का तमगा छिनना यह वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने की तरफ बढ़ने जैसा कदम है। क्योंकि अमेरिका का CIA का जो हिसाब रहता है वो यही रहता है, या तो ये सेना लेके घुस जाते हैं या पीछे से खेल करते हैं। यहां ये लोग कम थोड़ी खेल का ट्राई करते हैं। सब जगह सारे देश में जहां सेना घुसा दो या पीछे से कुछ फंडिंग करके कुछ कुछ करते रहो। अब अमेरिका थोड़ा अपनी औकात में रहेगा, क्योंकि जहां घुसना चाहेगा हर कोई उसको याद दिलाएगा कि ईरान भूल गए, और वहां पब्लिक भी याद दिलाएगी कि तुम्हारे इसी काम के लिए चुने हैं क्या तुम। यानी ईरान से युद्ध लड़कर ट्रंप ने ईरान को और मजबूत कर दिया और अमेरिका को कमजोर। दुनिया का नुकसान कराया वो अलग। आप देखिए, जो ट्रंप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दे रहे थे, वही ट्रंप अब गोल्डन एज की बात कर रहा है। सीजफायर होने के बाद ट्रंप ने कहा कि विश्व शांति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। ईरान भी यही चाहता है। अब उनका सब्र जवाब दे चुका है और यही हाल बाकी सभी का है। हॉर्मुज में ट्रैफिक को संभालने में अमेरिका मदद करेगा। इस क्षेत्र में कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और बड़े आर्थिक अवसर पैदा होंगे। ईरान अब अपने पुनर्निर्माण का काम शुरू कर सकता है। हम हर तरह की जरूरी चीजों की सप्लाई के साथ मौजूद रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि यह उनको भरोसा है कि मिडिल ईस्ट का गोल्डन एज साबित हो सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं कि ईरान अपना पुनर्निर्माण करेगा और अमेरिका मदद करेगा। तो घुमा फिरा के तो वही बात हो गई जो ईरान कह रहा था कि तुमने फोड़ा तुम ही बना के दोगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ तुम शुरू करो बनाना, हम देंगे तुमको, मदद देंगे। यह तो अमेरिका की हालत हो गई आज की डेट। सीजफायर के बाद ट्रंप नई नई बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि हमने तय किया है कि अमेरिका अब ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान में यूरेनियम का कोई संवर्धन यानी इनरिचमेंट नहीं होगा। अमेरिका और ईरान मिलकर गहराई में दबे सभी न्यूक्लियर डस्ट को बाहर लाएंगे। इन सब की पहले से कड़ी सैटेलाइट निगरानी स्पेस फोर्स कर रही है। हम ईरान के साथ टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत को लेकर बातचीत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ईरान के साथ 15 में से कई बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर तो हो गया, लेकिन हमले अभी पूरी तरह से रुके नहीं। ईरान के लावन आइलैंड में तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ईरान के सरकारी चैनल ने इसकी पुष्टि भी की। फारस की खाड़ी में मौजूद लावन आइलैंड रणनीतिक रूप से ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 78 वर्ग किलोमीटर में फैला लावन आइलैंड ईरान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल में से एक। उधर ईरान ने भी कुवैत के ऑयल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। यूएई ने भी दावा किया है कि उस पर हमले हो रहे हैं। यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से दागी जा रही मिसाइलों को रोक रहा है। इसी के बाद सीजफायर पर सवाल भी खड़े होने लगे कि सीजफायर प्रभावी होगा भी या नहीं होगा। ईरान कह रहा है कि इजराइल मार रहा है, उसको भी तो रोको। सीजफायर तो हो गया, लेकिन ईरान को ट्रंप पर भरोसा ही नहीं है और इसलिए ईरान धमकी दे रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर दुश्मन ने कोई गलती की तो तगड़ा जवाब देंगे। युद्ध विराम का मतलब युद्ध की समाप्ति नहीं है। सेना अभी भी पूरी तरह से सतर्क है। एक आशंका इजराइल के मोर्चे पर बनी हुई है, क्योंकि सीजफायर की बातचीत में इजराइल शामिल नहीं है। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल 2 हफ्ते के लिए ईरान पर हमले रोकने के ट्रंप के फैसले का समर्थन करता है। नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने यह भरोसा दिया कि जो बातचीत होगी उसमें यह सुनिश्चित होगा कि ईरान अब कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं हासिल करेगा। इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा नहीं बनेगा। हालांकि इसके साथ ही नेतन्याहू ने यह कहकर मुश्किलें बढ़ा दी कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। उधर लेबनान में इजराइल से भिड़ने वाले ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर लेबनान को इसमें शामिल नहीं किया सीजफायर में तो सीजफायर टूट जाएगा। यानी सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल के हमलों की वजह से यह सीजफायर टूट तो नहीं जाएगा। लेकिन इजराइल इसका कोई लोड नहीं ले रहा। इजराइल ने आज भी लेबनान पर तगड़े हमले किए। इजराइल ने लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक कर दी। लेबनान पर इजराइल के हमलों से ईरान गुस्से में है। ईरान ने क्लियर कर दिया कि अगर लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहे तो वो सीजफायर तोड़ देगा। सीजफायर का ऐलान होने के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान उछल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सीजफायर का क्रेडिट दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने ही सबसे पहले ईरान अमेरिका के सीजफायर का प्रस्ताव दिया था और सीजफायर होने के बाद शहबाज शरीफ ईरान और अमेरिका को बात करने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से कहा कि पाकिस्तान के शांति वार्ता के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी और क्षेत्र में शांति स्थापित करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने शांति वार्ता में शामिल होने पर सहमति जता दी। इसी हफ्ते शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच भी बातचीत होगी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीबाफ ईरान की नेगोशिएटिंग टीम को लीड करेंगे। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर रहे। पाकिस्तान की मीडिया में मुनीर और शहबाज को नोबेल देने की भी जो मांग हो रही है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए जरा। यानी पाकिस्तान की मीडिया में चल रहा है कि मुनीर और शहबाज शरीफ को नोबेल दे दो। अरे कभी आईने में मुंह देख लो यार। तुमने जिसको नॉमिनेट किया, डोनाल्ड ट्रंप, जिसको तुम अपना फूफा बनाए घूम रहे हो, तलवे चाटर, उसको मिल ही नहीं रहा है। इनको नोबेल चाहिए। और किस बात के लिए नोबेल चाहिए? कि जो ट्रंप ने तुमको मैसेज किया वो तुमने ट्वीट कर दिया। पाकिस्तान माहौल बना रहा है कि उसकी वजह से सीज फायर हुआ और वो इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत करवा रहा है। लेकिन सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका की पोल खुद शहबाज शरीफ के ट्वीट से खुल गई। दरअसल सीज फायर से पहले शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें ट्रंप से ईरान को दी गई डेडलाइन बढ़ाने की अपील की थी। शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था उसमें ऊपर लिखा था, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। यह लाइन शहबाज के ट्वीट में गलती से रह गई। हालांकि शहबाज ने फौरन गलती सुधारी और ट्वीट को एडिट करके ड्राफ्ट वाली लाइन हटा दी, लेकिन तब तक तो कांड हो चुका था। अब आप देखिए कि पहले जो ट्वीट था उसमें यह लाइन जुड़ी हुई थी और एडिट होने के बाद ड्राफ्ट वाली लाइन उसने हटा दी। शहबाज ने रात 12:46 पर ट्वीट किया था और 12:47 पर उसको एडिट किया, लेकिन एडिट हिस्ट्री में वो दिख गया कि पहले क्या ट्वीट हुआ था। लोग कह रहे हैं कि शहबाज ने जो ट्वीट किया वो उसको किसी ने बना कर दिया था कि सुनो इसको ट्वीट कर दो, जिस पर लिखा था कि पाकिस्तान के पीएम के लिए यह ड्राफ्ट है। क्या यह मैसेज अमेरिका की तरफ से शहबाज के पास आया था कि उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो? सुनिए पाकिस्तान के पत्रकार क्या बता रहे हैं। ऐसा देश है, खुद वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई तुमको अमेरिका ने मैसेज भेजा, इसी के लिए पाल के रखा है क्या अमेरिका ने तुमको, डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को, कि जो भेजूंगा वो ट्वीट कर देना, समझे? और वो सही कह रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर से किसी ने ये मैसेज बनाया होता तो वो पाकिस्तान के पीएम का मैसेज ऑन एक्स क्यों लिखता? वो लिखता पीएम मैसेज ऑन एक्स। इसका मतलब किसी ने बाहर से भेजा है कि इसको डलवा दो उसके हाथ से। सोचिए, इसी दिन के लिए ट्रंप पाल रहा है इन दोनों को, मुनीर और शहबाज को। इधर ड्राफ्ट वाले ट्वीट पर शहबाज की किरकिरी हो रही है, उधर ट्रंप ने सीजफायर में चीन की भूमिका का भी जिक्र कर दिया। ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन ने ईरान को बातचीत के लिए तैयार करने में भूमिका निभाई। इस पर ट्रंप ने कहा कि पर्दे के पीछे ईरान को तैयार करने में चीन ने भूमिका निभाई होगी। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इतने बड़े संघर्ष को पाकिस्तान अपने दम पर खत्म नहीं कर सकता। और ट्रंप ने चीन का जिक्र करके साफ कर दिया कि भले ही पाकिस्तान मैं करके क्रेडिट लेने के लिए लाइन में दौड़े, लेकिन पर्दे के पीछे सारा खेल चीन ने किया। चीन ने ईरान को समझाया कि भाई रुक जाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी तुमको भी, क्योंकि ईरान भी तो मार खा ही रहा था ना भाई। आप उसके जज्बे की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा था, ईरान को भरपेट नुकसान हुआ है। तो चीन ने समझाया कि भाई तुम भी थोड़ा रुको, थांबा थोड़ा। और चूंकि चीन से ईरान का अच्छा खासा व्यापार होता है, जब ईरान पर इतने सैंक्शन लगे तब भी चीन उससे तेल खरीदता रहा, तो ईरान को चीन से की बात सुननी पड़ी। क्योंकि इस पूरे मामले में यह भी कहा जाता रहा है कि रशिया और चीन दोनों ईरान को मदद करते रहे पर्दे के पीछे से। लेकिन लाइन में कूद के आ गया शहबाज और मुनीर कि हमने युद्ध रुकवाया है। लोग तो यह भी चर्चा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध से ट्रंप किसी भी तरह निकलना चाहते थे और ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी के बाद ट्रंप बुरी तरह से बैकफुट पर थे। ईरान पर हमला नहीं करने का फैसला ट्रंप अगर खुद लेते तो उनकी और किरकिरी होती। इसलिए पहले शहबाज शरीफ को मैसेज भेजा कि डेडलाइन बढ़वाओ और सीजफायर की अपील करवाओ, और ट्रंप इसको मान लेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो कांड कर दिया, उसने सब लीक कर दिया। तो इन्होंने भी कन्नी काट ली और बोल दिया कि हाँ भाई चीन ने कराया। और अब लोग एआई से वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि ट्रंप शहबाज को ड्राफ्ट देते दिख रहे हैं। देखिए कैसा वीडियो चल रहा है। बस इसको आगे चलाओ तो तहकीक करो, ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। तो लोग मजाक बना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए मैसेज भेजा, मुनीर को गया, मुनीर ने शहबाज को भेजा और फिर सर पे थपकी भी दे रहा कि करो ना जी पोस्ट इसको अपने अकाउंट से। यानी लोग तो सीजफायर में शहबाज के क्रेडिट लेने की तुलना जो है वो उस आदमी से भी कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म पर रुक रही ट्रेन को हाथ से रोकने की एक्टिंग कर रहा है कि भाई देखो मैंने रुकवा दिया। देख रहे हैं इसको? लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ये मुनीर और शहबाज का यही हाल है, दरवाजा बंद हो रहा है उसको बंद कर दिया कि मैंने बंद कर दिया, फिर धक्का दे के जैसे ऐसे दिखा रहा है कि वही ट्रेन को भेज रहा है, वही ट्रेन को रोक रहा है। यही पाकिस्तान का हाल है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर कराने में चीन की भूमिका की चर्चा बेवजह नहीं है।
दावा किया जा रहा है कि चीन बहुत समय से पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक चीन के अधिकारी लगातार ईरान के अधिकारियों के संपर्क में थे। चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चीन की बात को ईरान अनसुना नहीं कर सकता था। चीन के अधिकारी मध्यस्थता कराने वाले देशों के साथ काम कर रहे थे। ईरान को अमेरिका के साथ सीज फायर के लिए चीन ने राजी किया था। और आपको याद होगा कि हमने आपको पाठशाला में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचानक कहे थे कि मैं चीन जाऊंगा, जिनपिंग बहुत अच्छे नेता हैं, वो दरअसल चीन को सेट कर रहे थे कि अगर या तो मैं हमला करूं तो चीन ना घुसे, या फिर चीन पर्दे के पीछे ये सब सेटिंग गेटिंग कराने में मदद करे। और चीन देखिए बैठ के मजे लेता रहा। उसने डोनाल्ड ट्रंप की छीछा लेदर होते देखा, अमेरिका का नकाब उतरते देखा कि वो सुपर पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलते देखा कि अब अमेरिका जहां बैठा रहता था वहां से 4 कदम नीचे आके बैठेगा सबके साथ में। और जब सब हो गया तो चीन ने कहा कि भाई थोड़ा रुक जा, बहुत मार लिया इसको। युद्ध रुकने की खबर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है बॉस, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भारत भी इससे अछूता नहीं था। आज जैसे ही सीज फायर की खबर आई, तेल के दाम धड़ से गिर गए, दुनिया भर के मार्केट झूमने लगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल $14.59 गिरकर सीधे $94 प्रति बैरल पर आ गया। इससे पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $109 प्रति बैरल के पास चला गया था और एक दिन में 13.35% दाम गिर गए। सीज फायर की खबर पर शेयर मार्केट तो नाच रहा है बॉस खुशी से। भारत में निवेशकों को एक दिन में करीब 15 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। सेंसेक्स करीब 4% बढ़ गया। निफ्टी 50 भी 3.7% बढ़ा है। सोना और चांदी के दाम बढ़ गए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 3,335 रुपए बढ़ गए। 1 किलो चांदी का दाम सीधा धड़ाक से 13,160 रुपए बढ़ गए। यानी भारत में फिर से जो है ना वो खुशी की लहर दौड़ गई है मार्केट में। ईरान अमेरिका के बीच हुए सीज फायर का भारत ने स्वागत किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति आएगी। हमने पहले भी लगातार कहा कि मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तनाव कम करना, संवाद करना और कूटनीति जरूरी है। इस संघर्ष से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और ट्रेड नेटवर्क प्रभावित हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिना रोक टोक नेविगेशन और वैश्विक व्यापार जारी रहे। हालांकि सवाल उठ रहा है कि क्या यह सीज फायर बीच में तो नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 हफ्ते के लिए तो है। और इस 2 हफ्ते में भारत अपने सारे जहाज निकाल के भी ले आया